Good morning everyone. Today we start third chapter अष्टांग हृदय ऋतुचर्याध्याय व्याख्याश्याम इति स्म भगवानात्रेयादि महर्षय। क्या कहता है कि ऋतुचर्या इज द थर्ड चैप्टर। ऋतुचर्या इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. ऋतु मीन्स सीजन्स, चर्या मीन्स डूज एंड डोंट्स regimen. This important chapter discuss in details regarding different seasons. There are 6 seasons in India and the regimen how to be followed is discussed in this chapter. षड ऋतु में बतलाता है कि दो मासों को मिलाने पर, जैसे माघ फाल्गुन, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, इन दो मास को मिलाने से, जैसे माघ फाल्गुन को मिलाएंगे तो शिशिर ऋतु बनेगी, चैत्र वैशाख को मिलाएंगे तो वसंत ऋतु मिलेगी, ज्येष्ठ आषाढ़ को मिलाएंगे तो ग्रीष्म ऋतु बनेगी, श्रावण भाद्रपद को मिलाएंगे वर्षा ऋतु बनेगी, आश्विन कार्तिक को मिलाएंगे शरद ऋतु मिलेगी, मार्गशीर्ष और पौष को मिलाएंगे हेमंत ऋतु बनेगी। इस प्रकार ये 6 ऋतुएं और 12 मास हैं। उनमें जब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म जो पहली 3 ऋतुएं हैं, इनमें जैसे आप काउंट करेंगे, जैसे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे काउंट करेंगे 6 महीनों को, तो ये 6 ऋतुएं बनती हैं। और इन 6 ऋतुओं में सबसे पहले जब आचार्य ने बतलाया है कि उत्तरायण आदान काल के बारे में बतलाया है। उत्तरायण सबसे पहले क्यों बोला आचार्य ने? क्योंकि इसके अंदर शिशिर, वसंत और ग्रीष्म 3 ऋतुएं मिलकर इसे बनाते हैं। और उत्तरायण काल, इसको आदान काल भी कहा गया है। आदान काल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ सूर्य भगवान अपने तीव्र उसमें रहते हैं कि मनुष्यों के बल का ह्रास होता है, मनुष्यों के बल को खींच लेते हैं। रुक्ष गुण युक्त यह उत्तरायण काल रहता है। तिक्त, कषाय और कटुरस इसमें प्रधान रहते हैं। बल इसके अंदर कम होता चला जाता है। क्या कहता आचार्य? जो उत्तरायण है उसमें, इसको आदान काल भी जिसको कहा है, इसमें स्वभाव से ही सूर्य और वायु दोनों अतिशय तीक्ष्ण, रुक्ष और उष्ण होने के कारण बल का ह्रास करते हैं, पृथ्वी के सौम्य गुण को कम करते हैं। सौम्य गुण के कम होने से तिक्त, कषाय और कटुरस इस समय बलवान रहते हैं। आपको एक बात मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रस है डिफरेंट ऋतुओं में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप समझ लेंगे इसको। रस हमने पीछे भी बतलाया है फर्स्ट चैप्टर में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। वैसे ही यहाँ पर 6 रस बतलाए हैं। शिशिर ऋतु में तिक्त रस प्रधान रहता है, वसंत ऋतु में कषाय रस, ग्रीष्म ऋतु में कटुरस, वर्षा ऋतु में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस, हेमंत ऋतु में मधुर रस। वैसे ही यहाँ पर आदान काल, आग्नेय काल, और इसको आचार्य ने उत्तरायण जो बोला है, ये तीनों एक ही शब्द को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणायन। दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं आती हैं और इसे विसर्ग काल भी कहा जाता है। यहाँ पे सौम्य और शीत गुण प्रधान है, क्योंकि बारिश आती है, उससे शीत गुण, ठंड बढ़ जाती है थोड़ी, और स्निग्ध गुण युक्त है। यहाँ पर अम्ल, लवण और मधुर रस प्रधान रहते हैं। वहाँ पीछे जो उत्तरायण में तिक्त, कषाय और कटु थे, यहाँ पर अम्ल, लवण और मधुर रस। इसको जो दक्षिणायन है, इसको विसर्ग काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बल का विसर्ग होता है। इसमें सूर्य की दक्षिणायन की तरफ, अर्थात छोड़ने का समय, इस समय सूर्य प्रथम आदान काल में ग्रहण किए हुए रस को छोड़ता है। इस समय चंद्रमा बलवान रहता है, सूर्य का तेज कम हो जाता। सूर्य का तेज कम क्यों हो जाता है? कि बादल छा जाते हैं, बारिश आती है, तो सूर्य भगवान का तेज कम हो जाता है, बादल आते हैं, वृष्टि आती है, शीत वायु से भूमि का ताप शांत हो जाता है। और इसलिए इस काल में क्रमशः अम्ल, लवण और मधुर रस, ये स्निग्ध एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। शीत ऋतु, हेमंत और शिशिर, ये 2 ऋतुएं बतलाई गई। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे बल की भी 3 अवस्थाएं रहती हैं। जैसे जो हमारा शिशिर और हेमंत ऋतु है, 2 ऋतुएं, इनमें मनुष्य का बल श्रेष्ठ रहता है। इन 2 के ऋतुओं के अंदर 4 मास आते हैं। कौन कौन से? मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन।
फिर उसी प्रकार मध्यम बल भी होता है हमारा, वो वसंत और शरद ऋतु में होता है। फिर जब हमारा हीन बल भी होता है, हीन बल हमारा कहाँ होता है, वो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में होता है। इनमें ग्रीष्म और वर्षा में ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद 4 मास आते हैं। उसी तरह वसंत और शरद ऋतु में भी 4 मास हैं, चैत्र, वैशाख, आश्विन और कार्तिक। आचार्य ने यहाँ पर तीनों के बल का, जो हीन बल है, मध्यम बल है और अवर बल है, प्रवर जिसको कहते हैं, उत्तम बल है, इन तीनों के बारे में यहाँ बतलाया है। नेक्स्ट है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के बारे में बात करेंगे, जिसे विंटर सीजन भी बोला जाता है, और शिशिर ऋतु को विंटर और ड्यूई सीजन बोला जाता है। वसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन बोला जाता है। वर्षा ऋतु को रेनी सीजन और शरद ऋतु को ऑटमन सीजन बोला जाता है। इसमें जो टाइमिंग्स हैं, शिशिर ऋतु जैसे मिड जनवरी से मिड मार्च तक, वसंत ऋतु मिड मार्च से मिड मई तक, ग्रीष्म ऋतु मिड मई से मिड जुलाई तक, वसंत ऋतु मिड जुलाई से मिड सितंबर तक, शरद ऋतु मिड सितंबर से मिड नवंबर तक, हेमंत ऋतु मिड नवंबर से मिड जनवरी तक। इस तरह से 6 ऋतुओं का अलग अलग ईयर में अलग अलग समय रहता है। हेमंत ऋतु में जो शरीर के अंदर ऊष्मा बनी रहती है, बाहर शीत गुण के कारण ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, तो इस कारण से जठराग्नि प्रबल रहती है। ड्यूरिंग हेमंत द पीपल आर स्ट्रॉन्ग, digestive fire becomes powerful because it gets obstructed from flowing outward due to external winter। और क्या कहता है, like fuel consumes the things that it comes in contact with। जब कोई फ्यूल के कंज्यूम करता है जो उसके कोई कॉन्टैक्ट में, डाइजेस्टिव फायर में कोज इमेशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, हेंस इन द पीरियड वन शुड कंज्यूम फूड प्रीडोमिनेंट इन मधुर, अम्ल और लवण रस। कहता है कि इस समय में जठराग्नि थोड़ा ईंधन वाली होने पर वायु के द्वारा प्रेरित होकर धातुओं का भी परिपाक करती, धातुओं को भी खाना शुरू कर देती है। तो इसलिए यहाँ हेमंत काल में मधुर, अम्ल और लवण रस के सेवन के बारे में आचार्य कहता है। नेक्स्ट रात्रिचर्या के बारे में क्या बताता है, एज द नाइट्स आर लॉन्गर द पीपल फील हंग्री अर्ली इन द मॉर्निंग। रात्रियों के लंबी होने से भूखा होते हुए प्रातः काल में शौच आदि प्रथम कहे आवश्यक कार्य संपूर्ण करके वात घन तैल अभ्यंग, सिर पर तेल लगाना, विमर्दन मालिश करवाना और कुश्ती करना, युक्ति पूर्वक पाँव से मर्दन करवाना। कहता है एज द नाइट्स आर लॉन्गर द पर्सन फील्स हंग्री अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आफ्टर अटेंडिंग टू ओब्लेशंस वन शुड रिजोर्ट टू अभ्यंग। ऑयल मसाज के लिए बोलता है सबसे पहले। और ऑयल से क्या होता है कि वात हमारा बैलेंस्ड रहता है। जब हमने पहले अध्याय में वात के लिए वस्ती और औषध के रूप में तैल श्रेष्ठ है, पित्त में घी श्रेष्ठ है और विरेचन देना श्रेष्ठ है। कफ के लिए हमें वमन करवाना चाहिए और इसमें मधु श्रेष्ठ बतलाया गया है। क्या कहता है, मसाज शुड बी डन स्पेशली टू स्काल्प एंड फॉरहेड, माइल्ड मसाज, रेसलिंग टिल्स 1/2 स्ट्रेंथ एंड ट्रैम्पलिंग ऑफ द बॉडी इज रिकमेंडेड। क्या कहता है, हेमंत ऋतु में स्नान और भोजन आदि की व्यवस्था। आफ्टर दिस, इसके सबके उपरांत उद्वर्तन से स्नेह को दूर करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। उद्वर्तन में सूखे वो जो बतलाए गए हैं चूर्ण, उनके द्वारा करना चाहिए, जिससे स्थौल्य भी दूर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा वात दोष यहाँ पर विकृत ना हो। क्या कहता है, द ऑयल इज़ वॉश्ड ऑफ विद स्ट्रिंजेंट पाउडर्स एंड बाथिंग, देन ए फाइन पाउडर ऑफ सेफ्रॉन एंड कस्तूरी मस्क इज अप्लाइड। कस्तूरी मिश्रित केसर का शरीर पर लेप करना है। अगरू का धूप देवें। स्निग्ध मांस रस और मैदुर मांस को खाएं। गुड़ से बने मध्य सुरामंड और को पिएँ। सुरापान करने के लिए बोलता है। कहता है कि द बॉडी इज एक्सपोज टू द फ्यूम्स ऑफ अगरू, डाइजेशन पावर इज़ हाई, हैवी टू डाइजेस्ट फूड सच एज मीट, सूप, फैट्स। इसीलिए हेमंत सर्दियों में मीट खाया जाता है, लोग इसीलिए ज़्यादा मीट खाते हैं। ऑफ वेल नरिश्ड एनिमल्स, वाइन प्रिपेयर्ड विद जैगरी, सुपरनेटेंट पार्ट ऑफ वाइन, सूरा पीना शुड बी कंज्यूम्ड मोर।
फूड प्रिपेयर विद व्हीट फ्लोर, गेहूँ से बना, ब्लैक ग्राम, प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन, मीठे पदार्थ खाने, मधुर, अम्ल और लवण रस के सेवन के लिए बोला, इस ऋतु में याद रखेंगे। मिल्क फूड का प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड कॉर्न, मसल्स, फैट एंड एडिबल ऑयल शुड बी पार्टेकन एज फूड। और इसमें वार्म वाटर शुड बी यूज फॉर ऑब्लेशंस। क्या कहता है कि नूतन अन्न, वसा और तेल का सेवन, शरीर के शोधन के लिए सुहाता हुआ गर्म गुनगुना पानी लेना चाहिए। और क्या कहता है, प्रावार, अजिन, कौशेय, प्रवेणी, कौवच, इनसे ढके हुए बिस्तर पर गर्म और लघु इनसे सोने के लिए वस्त्रों को युक्त जो हमें प्रयोग में लाना चाहिए। सूर्य की किरणों और स्वेद का सेवन करना चाहिए इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में धूप के अंदर, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी कॉमनली धूप में बैठते ही हैं। जूते और खड़ाऊ का, शूज़ का भी यूज़ करना चाहिए। क्या कहता है आचार्य, वार्म वाटर शुड आल्सो बी यूज फॉर ऑब्लेशंस। थिक शीट मेड ऑफ कॉटन, लेदर, सिल्क, वूल एंड बार्क ऑफ ट्रीज दैट आर लाइट इन वेट शुड बी यूज ड्यूरिंग स्लीप। ठंडी ना लगे उसके लिए कॉटन, लेदर, सिल्क, वूल और इन सब का जो शीट्स बनी होती हैं, इन सब की जो कंबल चादरें होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। एक्सपोजर टू सनलाइट एंड फायर, आग भी जलाई जाती है सर्दियों में, आप सभी को पता है कि सबके घर हीटर्स वगैरह अवेलेबल हैं। बहुत से लोग कोयला जला के भी उसको, जिस बंद कमरे में नहीं यूज़ करना चाहिए, खिड़कियाँ खुली रहें ऐसे कमरे में उसको यूज़ किए, शुड बी यूज्ड रिजॉर्टेड टू जुडिशियसली। फुटवेयर शुड आल्सो बी वॉर्न ऑलवेज, इस ऋतु में हमें हमेशा जूते भी पहने रहने चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, हेमंत ऋतु में संभोग्य स्त्री के बारे में बोला है कि कहता है कि वन में हैव सेक्स पर एज पर लाइकिंग, कि मैथुन आप अपने इच्छा के अनुसार कितनी बार भी कर सकते हैं। इसमें आचार्य कहता है कि पुष्ट, उरु, स्तन एवं श्रोणि वाली, मद वाली, प्रिय, धूप, केशर एवं यौवन के कारण उष्ण अंगों वाली स्त्रियां शीत को हरती हैं। पुष्ट, उरु और स्तन और श्रोणि वाली स्त्रियां उत्तम बोली हैं। इसके अपोजिट जो कृश जो स्त्री रहती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्या कहता है, हेमंत ऋतु में प्रशस्त ग्रह के बारे में बात की है। जब अंगारों की गर्मी से गर्म हुए ग्रह, हेमंत ऋतु में प्रशस्त ग्रह, पर्सन्स हु स्पेंड देयर टाइम रिजाइडिंग इन हाउसेज केप्ट वार्म बाय फायर or in innermost apartment encircled with others or in underground chambers will not be affected by disease due to cold and dryness। क्या कहता है कि घर के अंदर बने हुए घरों को और भूमि के नीचे बने हुए घरों को, जहाँ पर आप सर्दी से और रुक्षता से बच सकें, ऐसे स्थान पर आवास करने के लिए बोलो। शीत के पारुष्य, कठोरता के कारण उत्पन्न दोष कभी भी उत्पन्न ना हो, ऐसे निवात जहाँ पर हवा न आए, ठंडी में जहाँ से हवा आती है तो ठंडी ज़्यादा लगती है ना, ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पे हवा न आए, ऐसे उष्ण ग्रहों में रहने के लिए आचार्य कहता रहता है। ओवरऑल इन हेमंत ऋतु द स्ट्रेंथ एंड डाइजेशन पावर आर मोर, हेंस वन कैन एक्सरसाइज, अंडरगो ऑयल मसाज, ईट हैवी फूड्स एंड मे हैव सेक्स। क्या कहता है, नेक्स्ट है शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या के बारे में कहता है बेटा विशेषकर यह विधि शिशिर ऋतु में भी बरतनी चाहिए जो हमने उपर्युक्त हेमंत ऋतु में बतलाई है। Even in Shishir Ritu, the same regimen as described above should be adopted with more intensity. During this period, cold is severe and dryness is more। यहाँ पर कोल्ड जो है वो सीवियर रहता है और रुक्षता भी सीवियर मोड में ही रहती है, तो हमें यहाँ पर इसका थोड़ा सा पालन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पर अपना पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। Read, write, learn more, very important chapter, and stay home, be safe. Thank you so much. Some important picks for all of you regarding Sanchaya Prakop Prashaman and the Ras in different ritus, Ras and Snigdhata in different ritu, Rukshata and Snigdhata, and the Bal in different ritus. Attribute of iron is also described in this video. Thank you so much. Stay home.